अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्टार टेलीविज़न के सभी देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं अब्दुल वहाब और मेरे साथ मौजूद हैं आज बिलाल साहब, जो कि आप जानते हैं, इन्हें पहचानते भी हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मिलते हैं। बिलाल साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। और क्या चल रहा है ईद की मसरूफियात? माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज। थैंक यू। हाँ भाई, आप भी माशाल्लाह कोई कम नहीं लग रहे। ये मैंने इसीलिए कहा था ताकि आप भी मुझे कहें। तो चले जी, प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ब्राइट स्टार टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से हम हमेशा ऐसे बहुत सारे स्टार्स आप लोगों से मिलवाते हैं, आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में आप लोग जिन्हें देखते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप सराहते हैं और जिन्हें आप फॉलो भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स आज भी लेकर हम इस प्रोग्राम में, इस ईद ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, तारुफ से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आपने ईद में मीठा क्या खाया? अब्दुल वहाब भाई, आज वही हस्बे रवायत जो हमारे यहाँ घरों में रवायत है कि सवैयाँ जो है बनाई जाती हैं, तो वही जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो बनाई गई और फिर नमाज़ पढ़ के आके सारे घर वालों ने मिल के बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह खाई। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और वैसे आप कोई है ऐसा कि जिससे आप अभी भी ईदी मांगते हैं या अभी सिर्फ ईदी देने वाले? नहीं, अब अगर मांगे भी तो वो कहते हैं नहीं, अब तुम्हारा हक नहीं बनता। चलो जी, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ज़रिए आप बहुत सारे लोगों से मिलते भी रहेंगे और आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो मेहमानों का तारुफ शुरू करवाऊंगा। मेरे आज के प्रोग्राम में सबसे पहली मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम सफ़िया हयात हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में। शायरा हैं और लेक्चरर हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी इस शायरी पर और आपकी बुक्स पर जो है वो थीसिस का काम भी जारी है। तो आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और ब्राइट स्टार टेलीविज़न में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया वहाब, मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ईद मुबारक, बल्कि सारे मेहमानों को बहुत सारी ईद मुबारक। और बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आज ईद का ज़्यादा मज़ा आ रहा है जी आप सबके साथ। जी बिल्कुल। मैं अपने दूसरे मेहमान का तारुफ आपसे करवा दूं ताकि हम जल्दी जल्दी प्रोग्राम में सबको शामिल करें, ताकि उसके बाद हम आप सबसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकें। तो हमारे दूसरे मेहमान, इनका ताल्लुक़ है जी पावरलूम एसोसिएशन से। मज़दूरों के हुकूक़ की आवाज़ उठाते हैं, समाजी तौर पर बड़ी एक नॉन शख्सियत हैं और फैसलाबाद के लोग जो हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इनको जानते भी हैं, उनको पसंद भी करते हैं, उनके काम से मोहब्बत करते हैं। तो आज लेकिन इसलिए बिल्कुल यहाँ पे मौजूद नहीं है, आज सिर्फ ईद की खुशियाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मेहमान हैं, इसलिए नाम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगा। जनाब वहीद खालिक रामे साहब हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और आपको खुशामदीद कहता हूँ ब्राइट स्टार टेलीविज़न पे। थैंक यू वेरी मच, वेलकम आपको भी और सब दोस्तों को ईद मुबारक वहाब। और रियली बड़ा अच्छा लग रहा है ब्राइट स्टार, इट्स रियली ब्राइटनिंग अप एवरीथिंग। और सब जो चेहरे मेरे पास आज बैठे, एवरीबडी इज़ ग्लोइंग अप। तो ईद की एक बड़ी हर एक के ऊपर एक चमक है। अल्लाह करे ये इसी तरह सभी के चेहरों के ऊपर इसी तरह डिपिक्ट होती रहे और हर एक हज़ारों ईद की खुशियाँ मिले। जी बिल्कुल। बिलाल साहब से जानते हैं, बिलाल साहब आपके पास कौन कौन से मेहमान हैं? मैं चाहूँगा कि उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करें ताकि हम प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ा सकें। जी शुक्रिया। नाज़रीन का हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मकसूद वफ़ा साहब। इनको आप मुख्तलिफ प्रोग्राम में TV चैनल्स के ऊपर और फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेमिनार्स में जो है वो देखते रहे होंगे। ये एक बेहतरीन शायर भी हैं और जैसा कि इनके नाम से ही ये ज़ाहिर है कि ये वफ़ादार शख्सियत हैं, इसलिए इन्होंने नाम के साथ जो है मकसूद वफ़ा जो है वो लगाया। जी ये लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ये जो है वफ़ादारी तो वैसे करनी चाहिए जिनका नाम वफ़ा ना भी हो, लेकिन ये मेरा नाम है, मेरी जिम्मेदारी मत समझ लीजिएगा। वफ़ाई करनी है, मतलब आपसे वफ़ा की उम्मीद ना, मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी नहीं है और ना आदमी कर सकता है वफ़ा, हर एक से तो नहीं कर सकता। तो ये बात है साहब। बहरहाल ये बड़ा मज़ा आ रहा है, आज हम इकट्ठे हुए हैं और वहाँ आपको इल्म है कि हमने एक अरसा रेडियो पे काम किया है और हम बहुत एहतमाम के साथ ईद मनाते थे। बल्कि ईद चांद रात जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, जो रात आप जाग के गुजारते हैं दोस्तों। जी बिल्कुल। अब और वो गहमा गहमी इज़फ़ा कोरोना की वजह से वो तो नहीं रही है जी, लेकिन फिर भी वो एक चांद जी। नानगा हमारे साथ दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर विज़रा चौधरी। ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रिफ़ा यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी थैंक यू।
अच्छा जी, तारुफ के सिलसिले से आगे निकल के प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में पहली बात तो ये जी कि हम बिल्कुल आपसे ये सवाल नहीं करेंगे जो कि बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं, आप ईद कैसे गुजारते हैं, आपकी ईद कैसे गुजरती है। हर कोई जानता है कि ईद कैसे गुजरती है और कैसे गुजारी जाती है, लेकिन कुछ और मौज़ूआत पे बात करेंगे जो कि ईद के दिनों में बहुत आम है और लोग कम कम उन पर बातचीत करते हैं। तो इन्हीं मौज़ूआत में से एक मौजू मैं मैडम सफ़िया साहिबा से शुरू करूँगा। ईद के दिनों में घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैंने अपने घर और बहुत सारे घर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घरों में तांग झांग करता हूँ, मतलब ये है कि घरों में जो है वो ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं वो एकदम से गुस्से का अंसर या बाज़ ख़वातीन में भी ज़्यादा देखने को आता है। आप क्या समझती हैं कि जो ईद के दिन है ख़ास तौर पे वो घर में किस तरीके से गुजारने चाहिए कि घर में सुकून रहे, अमन रहे? वहाँ मुझे नहीं पता कि आज आप अपना कौन सा एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं लेकिन ये है कि शायद इस तरह हो जाता है कि ख़वातीन घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं क्योंकि उन्होंने घर की सफाइयाँ और आने वाले मेहमानों के उनके लिए खातर तवाज़ा के लिए बहुत कुछ तैयार करना होता है। तो मर्द हज़रात की ड्यूटी होती है कि वो बेचारे ला के बाहर से जब थक जाते हैं, तो मेरा ख्याल है दोनों ही थक के तो फिर शायद झगड़े का समा पैदा होता होगा। शायद ये आपने वैसे सही बात की, लेकिन घर में फिर भी कोई आपने की हमें नहीं बताई। जिस तरह आप लफ्ज़ों को जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे इतनी बड़ी बड़ी एहसासात को आप छोटे छोटे लफ्ज़ों में पिरो देती हैं, इस बात को आप पिरो नहीं सकें उस तरीके से। असल में इस दफ़ा हुआ ये भी है कि कुछ कोरोना की वजह से घर रह के एक दूसरे को देख के पक गए हैं आप। वो भी एक इरिटेशन जो है वो होती है कि भाई अब निकले यहाँ से। तो कुछ ये भी एक आपकी बात काट रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, मेहमानों का जो आने का सिलसिला और जो मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा और ख़वातीन के घर में मसरूफियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो 2-3 दिन जब मेहमान आते रहते हैं उस वक्त तो उनकी वजह से ज़रा वो बल्कि फिलहाल आजकल जो ज़्यादा है ना वो सबसे बड़ा ये है कि मर्द हजरात घर पे हैं। जी और आपको पता है कि ये इनको बर्दाश्त करना ये 10 बच्चों के बराबर तो वो बैठे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात आप देखें कि मर्द हजरात को, वहीद साहब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। देखें 10 कह रहे एक मर्द को झेलना जो 10 बच्चे झेलने के बराबर। मेरा ख्याल है कि जब मर्द अपने एक गुस्से के या जज्बात के अरूज पर होता है तो मैम की बात बड़ी सादा क्या कि ये ऐसा ही होता होगा, लेकिन ईदों पे आके बंदा बड़ा सॉफ्ट माइंडेड हो जाता है, बंदे को एक हर चीज़ बड़ी अच्छी लगने लग जाती है कि उसकी फैमिली, उसके बहन भाई जो कुछ अरसे से नहीं आ रहे होते, और पर्टिकुलरली इस ईद पे आप देखें कि कोरोना की वजह से हर बंदा अपने अपने घरों में मुक़य्यद था। तो अब ईद पे आज बड़ी एक्साइटमेंट है मुझे कि मेरी बहनें आएंगी, मेरे भाई आएंगे, दूसरे शहर से मेरे चकवाल से मेरी बहन आएंगी। हमने कुछ ईद से एक हफ्ता पहले जो मेन्यू था आज हमने वो बिल्कुल पहले ही डिस्कस किया हुआ था। अरे ज़बरदस्त, हम आपको अरबिक मंदी खिलाएंगे, आपको मतंजन खिलाएंगे। अच्छा वही साहब, मैं आपको बड़े अरसे से जानता हूँ और मैं आज मेरे जहन में एक बात थी जो मैं अक्सर सोचता था, मैंने सोचा आज टाइम अच्छा है तो आपसे पूछ लेते हैं। आप भी जानते हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं वही साहब को, इनकी स्ट्रगल को, इनके काम को हम देख रहे हैं, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर आप ये मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले जो है वो इंसान नहीं होते, अगर आप कोई मुलाजमत पेशा आदमी होते, अगर आपको कोई मुलाजमत करनी होती तो आप क्या मुलाजमत करें? देखिए जी, मैं शायद मेरा टेम्परामेंट जो था वो मुलाजमत का, जब मैंने MA इंग्लिश किया तो एक दफ़ा मेरे दिल में आई थी कि मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी मैं CSS का एग्ज़ाम दे दूँ जी। तो वो मेरे फादर की अनटाइमली डेथ की वजह से मैं अपने बिज़नेस को ही रन करना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें फिर पीछे रह गई, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो फिर वो चीज़ों को अब हम चलो मैं आपके लिए आसान करता हूँ, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। अगर आपको 3 ऑप्शन हैं कि आप तीनों में से कौन सा पेशा जो है वो अगर आप अपनी मर्जी से आप चूज़ करना चाहें, पुलिस, अदलिया या सहाफ़त? नहीं, मेरा अपना पैशन आर्मी था अगर दूसरा, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी आर्मी माशाल्लाह सर्विंग कर्नल है। देखो मैंने दोनों अटैम्प्ट्स भी की, ISS भी की, वो नहीं हो सका, लेकिन अब मैं जो हूँ अल्लाह ताला का वो बड़ा करोड़ा शुक्र है, मैं बड़ा मज़े में हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक अल्लाह ने शनाख्त भी आपको दे दिया है, फिर हम लोगों के काम करते हैं, जब आप लोगों को सर्व करते हैं, लोगों के काम आते हैं, तो यकीनन एक अंदर आपको इनर बहुत सारी आपको सेटिस्फैक्शन है। और वो हर बंदे का एक काम नहीं होता, अल्लाह मियाँ के मैं समझता हूँ वो चोज़न सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनसे अल्लाह मियाँ लोगों की भलाई के और लोगों के काम लेता है आसानियाँ वाले। तो ये अल्लाह ताला की एक वदीयत थी मैं समझता हूँ, और ये मैं बड़ा मुतमिन और खुश हूँ, और अल्लाह पाक का मैं बहुत इसके ऊपर
एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब। अच्छा वहाँ भाई एक मैं क्वेश्चन मकसूद साहब से, इनकी एज पूछे बगैर, जी 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 जरूर जरूर, क्योंकि एज नहीं पूछते, ये यार 26-27 साल थोड़ी होती है, बहुत इसमें से रातें निकाल दे अगर सिर्फ दिन शुमार किए आपने तो। अच्छा मकसूद साहब आपसे सवाल ये पूछने लगा कि आप क्या समझते हैं हमारी वो कदीम रवायात, साबका रवायात, जो तहजीब हमारे आज से 20 साल पहले थी, जो मोबाइल ने छीन ली है, ये इस टेक्नोलॉजी ने, मसलन ईद कार्ड, मतलब ईद कार्ड देखना, पसंद करना, लिखना, फिर उस पर शेर व शायरी, आप मतलब शायर भी हैं, बड़ी खास शायरी होती थी उसमें, ईद कार्ड भेजना, वसूल करना, तो वो सारा कुछ सोशल मीडिया जो है वो निकल गया। लेकिन ये होना है, ये इसके लिए ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। यानी ये तब्दीली जो है, ये वो इकबाल ने कहा था कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सिर्फ एक तब्दीली ऐसी चीज़ है जो बाकी रहती है, बाकी कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो ये साथ साथ चलती हैं अब भी, लेकिन ये बदल जाता है थोड़ा सा मोड, यानी आपको ईमेल आती हैं, लेकिन वाकई जब मैं पुराने बहुत सीधा ख़त कहीं से दराज से निकलते हैं या ईद कार्ड निकलते हैं, तो उसमें ये फील ज़रूर होता है कि इसको किसी का लम्स लगा होगा, इसको किसी ने लिखा होगा, ये खुशबू जो है किसी ने और दूसरा ये कि आप दोबारा उसी टाइम में चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते आप उसी टाइम। लेकिन अब कितने मैसेजेस होंगे जो हमारे पास महफूज ही नहीं रहे होंगे। इसमें एक और बड़ा आंसर है कि फॉरवर्ड मैसेजेस बहुत हैं। वो जो ईद कार्ड था ना, उसकी चॉइस बंदे का अपना जहन के मुताबिक, अच्छा फिर उसमें जो लिखता था वो सोच के, अच्छा अब क्या है कि पीछे से मैसेज आया बना बनाया छोड़े सारा कुछ। हम बचपन में जब नुक्कर पे खड़े होकर डाकिए का इंतजार करते थे ना, वो ही जबरदस्त चीज क्या। लेकिन उससे पहले कार्ड्स का इंतखाब, हाँ, एक लिस्ट बनाते थे कि किस किस को भेजने, एक पूरी लिस्ट तैयार होती थी। फिर उसके बाद और मैडम हम तो बचपन में शेर याद किया करते थे कि मैंने अपनी फ्रेंड को ईद कार्ड लिखना है तो उसमें कौन सा शेर लिखना है। और उसमें शेर भी कुछ इस तरह के होते थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दी, ये बड़े ये बहुत ज्यादा थी। या बहुत ही अदबी कोई शेर होता था, कितना चाहा है तुम्हें हमने कभी गौर तो कर, यानी इस तरह तो ये सारी चीजें होती थी, अच्छी लगती थी। वैल्यूज तो वो जो है वो बदलती हैं फिर, ये हमें अब जो मुझे तो लगता है जो चीज़ें आ रही हैं, हम तो शायद इस तरह बैठ भी ना सकें, यानी जिस तरह से हम बैठे होते हैं अपने कमरों में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा अपना इंटरेक्शन है यही कायम रह जाए, तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि हमें अपनी कमिंग जनरेशन को अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, जैसे ओकेजनल टाइमिंग्स में, जैसे अब आपने ये प्रोग्राम रखा है, हम सबको इकट्ठे किया है, बुलाया है, इसी तरह से हमें भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि हम अपने बचपन में इस तरह से किया करते थे, कार्ड्स बनाएं उनके साथ, उनको भी बताएं कि चलो तुम भी अपनी फ्रेंड को पोस्ट करो। तो मेरे ख्याल में इस तरह से हम कोई चीज़ अपने बच्चों को एटलीस्ट टीच कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंस का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि एक ये बड़ी कॉमन है बेटा, जो बात आप भी कर रही है कि पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे के और लाइलम हो जाते हैं कि चलो ठीक है अभी 2-3 घंटे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पे अगर हमारे देखने वालों को, यानी माएँ खुद मोबाइल पे या कंप्यूटर पे लगने के लिए एक मोबाइल बच्चे को दे देती, ये लग रहे, तो वो जनरेशन जो है वो माँ की जनरेशन भी उसी में आ गई, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज जनरेशन गैप्स, जिसकी वजह से आपकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। बच्चों को पहले कभी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किसी से कभी भी किया था, हाउ कैन आई रेज अ इफेक्टिव चाइल्ड। अब लोग तो इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, हमारी माँ ने तो कभी नहीं लिया था। अब लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने पेरेंटिंग हुड कैसे करनी है, वो टिप्स लेते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली द आई मस्ट से कि दिस इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी, दिस इज़ आई मस्ट से कि ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसे हमें ओवरकम करना चाहिए, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत को समझते हुए अपने माशरे में इसकी रिफॉर्म्स करनी चाहिए, अदरवाइज़ हम तो तबाही के दहाने पे खड़े हो जाएंगे जिस तरह का हमारा ख्याल। और डॉक्टर साहब से ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत, मकसूद वफ़ा साहब से बहुत सारे अशार भी हम सुनेंगे। सफ़िया हयात साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, खालिद रामी साहब और बिलाल साहब आपके पसंदीदा हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के दौरान आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे। सुनते हमारे साथ रहिएगा और ब्राइट स्टार टेलीविज़न देखते रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद के खुशगवार लम्हात इन चमकते हुए सितारों के साथ हम गुजार रहे हैं और इंतहाई खुशगवार गुफ्तगू, एक खुशगवार माहौल में मोहब्बतों भरे ये अल्फाज जो हैं ये आपके सामने निछावर किए जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने जो दावत दी है अपने मेहमानों को, उनमें जो हमारे साथ एक शायरा जो है वो मौजूद हैं, सफ़िया हयात साहिबा। तो आपसे गुजारिश है कि कोई अपना कलाम जो है वो ईद के हवाले से या जो आप बेहतर समझें वो हमारे नाजरीन को ज़रा। ईद के हवाले से तो नहीं है, थोड़ी सी ज़रा जैसे अभी इन्होंने डॉक्टर साहबा ने बात की है जी कि माँ भी बदल गई है आज जी। तो मेरा ख्याल है कि आज की औरत भी बदल गई है, औरत पहले जैसी नहीं। तो एक ताज़ा नज़्म है और वो मैं पेश करती हूँ कि ये आपकी किताब हवा से मुकालमा से नहीं, है ये किताब से नहीं है, ये बस ये रिसेंटली मैंने लिखी, तो मैंने सोचा कि मैं यही ताज़ा कलाम ताज़ा जी, तो सोचा कि ये क्योंकि औरत की बात हो रही है, आज की औरत की बात हो रही है, तो नज़म का उन्वान है मैं आज की औरत हूँ। मैं आज की औरत। फिल्में देखती है, गीत गाती है, रोज़ नहाकर बाल संवारती है, बालों में फूल टांकती है, बालकोनी में खड़े होकर गली में भी झांकती है। गलत क्या है सही क्या है मैं नहीं मानती, मैं तो जिंदा औरत हूँ, मैं तो आज की औरत हूँ। वाह वाह डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं वैसे ये जिसारत कर तो नहीं सकता, लेकिन जो आपका पहला शेर है ना जी, फिल्में देखती हैं, उसकी जगह आप कह रहे हैं इर्तगल देखती हैं तो वो ज़्यादा आप यकीन करें 2 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास मेरे भतीजे को लेके गया तो वहाँ एक खातून बच्ची को लेके आई थी कि जी सोती नहीं है, और डॉक्टर साहब से पूछा जी क्यों? बोले ये सारी रात जो है वो टेलीविजन देखती रहती है। Let me tell you one thing, कि मेरी बेटी क्या करती है, रोज रात को यहाँ से दुपट्टा टांगती है और मुझे कहती है तुम मेरी कनीज हो, उसको यूँ पकड़ के देखो। इसका मतलब है कि अब हम एक नया कल्चर जो है ना वो ये भी वैसे एक इसको मतलब क्या हम नाम देंगे कि हमारे मतलब पाकिस्तान का जो कल्चर है, तुर्की का कल्चर बड़ा फर्क है, बहुत लेकिन फर्क है। उधर के देखिए, ड्रामे मौसम भी दिखाकर फर्क है तो वहाँ का। इधर का मतलब जो है वो कल्चर। अच्छा, वैसे अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन काटनी चाहिए वैसे ये बातें। हमें वैसे हर दौर में ड्रामे दिखाए गए हैं। हाँ, ये कोई नई बात नई नहीं बात नहीं। हम हर दौर में ड्रामे देखते हैं। आपको जो हकीकत से हम दूर हो ड्रामों में जाते हैं देखते ना। हैं, उसका हमारी जिंदगी से ताल्लुक क्या है जी। पहले मुझे ये बात बताएं। यानी किसी ज़माने में ऐसा ज़रूर था कि जब बड़े राइटर लिखते थे, समझने वाले उसको डायरेक्ट करते थे, और जो एक्ट करने वाले होते थे वो भी पढ़े लिखे लोग होते थे, तो वो ड्रामे तो ठीक थे। आज जो हमारा ड्रामा बन रहा है वो उसका कल्चर और हम जिस तरह से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, मुझे बताइए उसका क्या ताल्लुक है हमारे अच्छा, साथ? ये आप टर्की के ड्रामों के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं या जनरल ड्रामा के नहीं, बारे में? जनरल कर रहे अच्छा, हैं, लेकिन जनरल ये तो करें ड्रामा तो टर्की का कहना कोई नहीं भी चाहिए। बहुत यानी ड्रामे इस तरह की चीजें तो हमारे नसीब में जादी साहब भी जी, लिखते रहे, बिल्कुल। इसलिए आपको एतराज नहीं हुआ। बिल्कुल। यानी नहीं, आपने तो बहुत आखिरी अच्छे चट्टान राइटर लिखा, हैं, हाँ। आपने खाक और खून फिल्म बनाई इस तरह की, तो ये फैंटेसी है, उसमें ज़ाहिर है करैक्टर को एक आप करेंगे ड्रामा लिखते हुए। असल में मकसूद है हमारा ड्रामा, हमारा मीडिया, हमारी स्क्रीन, हमारे जी। जितने भी मीडिया, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी के मिरर्स हैं। जैसी हमारी सोसाइटी होगी हमें वैसे ही ड्रामे भी पसंद आएंगे, हम जो देखना चाह रहे हैं वैसे ही कुछ बन रहा है। पहले Yes. यही मीडिया होता था। इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है नहीं, कि नहीं, वो ये भी नहीं आपको हुआ है। डायरेक्ट कर सकता अच्छा, है, ये वो नहीं आपको हुआ है बिल्कुल असल करता में। है। जब मीडिया की यहाँ यलगार हुई है तो उस वक्त जो पाकिस्तानी ड्रामा था वो अपनी एक शनाख्त पूरे सब कॉन्टिनेंट के अलावा भी रखती है। अभी भी आज भी पुराने अच्छा, जब ड्रामे ये आप यलगार देखें हुई है चैनल्स की, हमने अपना काम छोड़कर उनकी नकल करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ये माफ़ कीजिएगा, ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इन्होंने इस तरह बेड़ा गर्क करके बेड़ा गर्क रख दिया। किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। तो वो चीज़ें जो हैं जो हम कर ही नहीं सकते। यानी आप 4-4 बार मुंह आगे पीछे कर रहे हैं, यानी उसका स्टोरी से मेरे जज्बात से क्या ताल्लुक है? जी। हाँ, उसका ये ताल्लुक हो सकता है कि आप यानी नई चीज़ें मशीनरी के लिहाज से इंट्रोड्यूस ज़रूर करवा रहे हैं, अच्छा, लेकिन वैसे उसकी दूसरे भी क्रिएटिविटी देखें। कोई नहीं। जी डॉक्टर आई साहब। जस्ट वांटेड टू ऐड इन दिस रिस्पेक्ट कि ये जो वफा साहब ने बात करी है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, बिहेवियर थेरेपी में उसको कहते हैं मॉडलिंग और द इमिटेशन। ये जो हमारी यंग जनरेशन है, इन ड्रामास को देख के और इस सारी फैंटेसी को देख के और ये सारी Depress जितना हो भी गई है। एग्जैक्टली उनका माइंड चेंज हो चुका है। वो बहुत हमारे कल्चर से दूर हो
चुके हैं। और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि माएँ आती हैं, आकर बोलती हैं कि हमारा बच्चा एडिक्शन में चला गया, हमारी बेटी यूँ चली गई है। आज आपसे ये सवाल करने वाला था। दो शायर बैठे हैं हमारे पास, वहीद साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब भी बैठी हैं, मैं इससे फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा। एक बड़ा अजीब और बड़ा शदीद किस्म का रुझान मुझे जो है वो नौजवानों में देखने को मिलता है। हर कोई इटसेल्फ अपने आप में ये फील करता है कि यार मैं बहुत ही दुखी हूँ। हाँ, किसी नौजवान से बात करके देखें, ही इज सपोज्ड टू बी कि वो कोई देवदास या चंद्रमुखी टाइप की, और उसके साथ कोई इश्क में कोई ऐसी बर्बादी हो गई या उसके साथ कोई ऐसा काम, जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। जिंदगी का मकसद खत्म वो इसलिए कि मीडिया इज़ एक्चुअली पोर्ट्रेइंग दिस काइंड ऑफ एम्पैथी, कि आपको सोसाइटी से, आपको हर माशरे से जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स में आती हैं लव, केयर, शेल्टर एंड ऑल दीज थिंग्स, कि आप ले ही इस तरह से सकते हैं। आप देखें हर ड्रामे का थीम यही है, बेचारी औरत, बेचारा मर्द, मोहब्बत, इश्क, ये वो और ब्रेकअप। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि इन मौज़ूआत से हटके देखिए ना, बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी कोई होने चाहिए, कोई मोटिवेशनल कुछ स्टोरीज होनी चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए। कंटेंट चेंज, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बड़ों के लिए कुछ नहीं है, कंटेंट चेंज हो गया। वही आप ऐनक लगा लें। वही ड्रामे साहब से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि मेरा ख्याल है कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा देगा अगर ये सच बोले तो। जी जी जरूर जी, क्योंकि बिजनेस इम्तिहान आ गया है। आज नहीं, बिजनेस आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है, सच बोलेंगे। अच्छा जी, वैसे ये बताए कि कोई ऐसा टिप, कोई ऐसा फार्मूला बता दे कि खवातीन जो है वो शॉपिंग जो है वो कम से कम वक्त में करके आ जाए। यानी ये कोई 5 मिनट तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सोशल मीडिया में मैंने ना एक पोस्ट थोड़े दिन पहले देखी किसी डॉक्टर की, अमेरिकन, उसने कि कोविड है, ये इतना एक पैंडेमिक है पूरी दुनिया में, तो सिर्फ मर्द ही शॉपिंग करके हैं, वो बड़ी जल्दी अपने काम को स्पेट करेंगे। ये नामुमकिन, पाकिस्तान में नामुमकिन है भाई, इस तरह कहीं भी नामुमकिन है। यकीन करें, मैंने कहीं भी औरत जो है ना वो होती ही औरत है। हाँ, वो ये नहीं कहती। मतलब आप ये देखें, मर्द जितना मर्जी दौलतमंद हो, जूतों की दुकान पे जाएगा, एक जूता ले, यानी जितने मर्जी उसके पास पैसे हैं, लेकिन औरतें 4-5 जूते एक वक्त में लेंगी और उसके बाद कहीं जाना होता तो और फिर कहेंगी हमारे हकूक सल्ब हो रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन वो 4 जूते लेने के ये जो लिए हकूक की बात है, जो है वो इनके सल्ब हो रहे हैं। फिर भी जब कहीं मेहमान जाना होता है उनके पास होता कुछ नहीं। असल वो 4 मकसूद सब ले भी लेते हैं, जब मेहमान जाना होता है फिर भी वो ये कहता है हमारे पास पहनने के लिए कोई जूता तो है, कपड़े भी नहीं है। वो तो देखो। और मुझसे ये मैचिंग का जो चक्कर है ना, ये खवातीन से ही रिलेटेड है। मर्द तो मैचिंग का, अब ये सफेद के ऊपर ये नहीं, लेकिन मैचिंग तो आप दोनों ने की है ना अपने बैकग्राउंड के साथ। कहीं ना कहीं देखिए ना, हम तो सिंपल से कलर लग रहा कि हम ईद नहीं, आप तो ग्रेट औरत है ना, आप आगे तरह से आपने शायरी से एकदम टिल्ट किया और रंगों से अभी बड़ा जबरदस्त आपने यार ये शुरू से था, मेरे पास वक्त नहीं रहा, क्योंकि मैं लेकिन मैं इसके बारे में सवाल नहीं करने वाला। मैं कुछ और सवाल करना। अभी हम मैं जिन रंगों की बात करने जा रहा हूँ वो औरत के रंगों के बारे में है। वो औरत के खूबसूरत रंग जो आपने इस पूरी जिंदगी में मुशाहिदा किए, कुछ खूबसूरत रंग जो औरत यार बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, बहुत खूबसूरत इस कायनात की खूबसूरती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके खूबसूरत होने में इसलिए कोई शक नहीं है कि एक औरत मेरी माँ है, जिससे मैंने सारा कुछ सीखा है। यानी वो आपकी ऐसी जुड़त होती है उसके साथ, तो वो मर्द जो है वो अपनी माँ को ही देखता रहता है उस औरत। तो औरत का जो माँ का रंग है, मैं कहता हूँ कि वो उसको इतनी बुलंदी पे पहुँचा देता है कि मर्द कभी पहुँच ही नहीं सकता। तो अगर औरत इसको खुद भी पहचानना शुरू हो जाए, ये जो हम इधर उधर की आदत, मुझे नहीं समझ आती कि हमारी सोसाइटी में औरत, ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी, लेकिन जो असल ज़्यादतियाँ हैं वो इस औरत को पता ही नहीं। मसलन क्या इस माशरे की औरत ने जब हकूक़े निस्वां की बात की है, कभी उसने अपने बाप से कहा है कि मेरा हिस्सा दो जायदाद का, जो असल इश्यूज़ हैं उसके? या हमने कभी सोचा है कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को या किसी भी औरत को ये चीज़ें करें जो इस्लाम ने जो क्या है? या अच्छा, आज़ादी आप कौन सी लेना चाहती हैं मुझे नहीं पता है,
बहरहाल ये कुछ ये तो मेरा ख्याल है ये औरत के रंग से निकल रहे हैं आप। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि ये हम रंग से भी निकल रहे हैं और थोड़ा हम रिंग से भी निकल रहे हैं। हाँ, तो वापस आते हैं, लेकिन औरत का दिल से एहतराम है। और ईद पे जूते जम से आमतौर पे ईद पे आमतौर पे बेगम से या माँ से आप लोग बताना बेहतर समझे। माँ से तो पटाई हुई है हमारी बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा किस बात? देर से आने पे। देर से घर से देर। आपको सर? देर से आने पे हुई है पढ़ाई। जहाँ बचपन में जब पढ़ाई में ग्रेड्स कम आते बहुत बिगड़े हुए थे तो ठीक हो जाता ना। तो अभी भी तो पूछने की जरूरत नहीं, आप भी मुझसे नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारा जवाब आप देखें। लेटेस्ट बात बताता हूँ, आज सुबह मैं शायरी पर कल गया हूँ दोस्त का, तो मैं थोड़ा सा लेट आया 3:15 बजे ना, तो वाला साहब आप ज़ईफ़ हैं लेकिन वो जागे हुए थे, उन्होंने मुझे बकायदा डांटा कि तेन आखिरी दिन भी चैन नहीं है, तो हाल भी रोज़ा रखने जा रहे हैं। तो ये तो एक है ना जिसके लिए हमारी तड़प ही है कि यार काश भी हमें कहें। Actually, this is the beauty of the relationship. Yes. This is the bond जो आजकल के पेरेंट्स में लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर सफिया हयात साहिबा कि ईद गुजारने का मज़ा आपके ख्याल में घर वालों के साथ ज़्यादा आता है, माँ बाप के साथ ज़्यादा आता है, बीवी बच्चों के साथ ज़्यादा आता है, या कि दोस्तों के तरफ जाना आना, या ये कि मेहमान आपके घर ज़्यादा हैं? मतलब क्या आप पसंद करते हैं, ये किस तरह ईद का ज़्यादा यदि उसको एंजॉय करने की इंसान सोचता है ना कि यार मैं इस तरह ईद एंजॉय करूँ, मैं किसी की तरफ चला जाऊँ। बाद लोग होते हैं उनको दोस्तों से मिलकर ईद का मज़ा आता है, बाद कहते हैं नहीं हम घर में अच्छी कुकिंग, मतलब जो है मैं बट फैमिली से हूँ तो हमारे घर में मेरी वाइफ जो है वो कुकिंग खान का ही मजा आता है। मतलब उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छी कुकिंग करूं और फिर मेहमान आए तो हम उनकी जो है वो अच्छी कुकिंग। और इस सवाल का जवाब हम जरूर हासिल करेंगे। एक ब्रेक है जी और उसके बाद वापस आएंगे और सफिया साहिबा से हम ये जानेंगे और ईद की कुकिंग के हवाले से जरूर बात करेंगे। एक ब्रेक, वापस आएंगे, देखते रहिएगा ब्राइट स्टार टेलीविजन की ईद की खुसूसी नशरियात। वेलकम बैक। ब्राइट स्टार की इस चमकती धमकती नशियात में आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अब्दुल वहाब, मेरे साथ हैं बिलाल और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल जो है वो रोल किया था सफिया हयात साहिबा की तरफ कि ईद के दिनों में जो है कुकिंग के हवाले से हम खास तौर पर बात करना चाह रहे हैं। एक टिप तो आपने मेरे से इस प्रोग्राम से पहले ली और जब कभी दोबारा प्रोग्राम में आएंगे तो आप जरूर देखिएगा कि वेदर इट वर्कड और नॉट। तो बिलाल ने एक सवाल नहीं किया, बिलाल ने कितने सारे सवाल कर दिए। आप अपने मतलब का जवाब दें। लेकिन बिलाल आपने पूछा कि दोस्तों के साथ, असल में ईद जो है वो तो दिन ही एक खुशी का है और उसमें फिर ये कि आप अकेले तो ईद मनाते अच्छे नहीं लगते। आपने जो इतना कुछ बनाया वो भी आप अकेले नहीं खाते क्योंकि हम रोज़ अकेले होते हैं। लेकिन ईद के दिन दिल चाहता है कि दिन का जो टाइम होता है सुबह उठ के अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, खाने भी बनते हैं, मेहमान भी आते हैं, जिनका इस घर से मेरे घर से ताल्लुक़ है वो भी आते हैं। और फिर ये कि शाम को मैं भी अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ। तो एक तरह से ये मेरा ख्याल है कि हम अपने बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि ये हमारी रवायात हैं और इन रवायात पे हमने कैसे कायम रहना है। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। एक आपने पहले भी मौजू रवायात का बात की थी। मकसूद साहब बहुत सारी जगह घूम फिर के देख के एक चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि ख़ास तौर पे मैं कतन किसी भी स्पेसिफिक प्रोविंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल जिस प्रोविंस से हम बिलोंग करते हैं पंजाब में इस चीज़ का फुकदान है, तो उसकी बात मैं ज़रूर करूँगा कि हम अपना जो कल्चर है हम उससे बहुत दूर हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि होते जा रहे हैं हम दूर हो गए हैं। जैसे ये जनरेशन जो आज के बच्चे हैं शायद उन्हें कभी पता भी नहीं होगा कि कभी गलियों में बंदर के तमाशे वाला आता था या कुछ ख़वातीन जो है वो सर पे टोकरी उठा के और हाथों पे जो है वो डिज़ाइन वाले ठप्पे लगा के जाती थी। नहीं ये वहाँ पे ये जो पुरानी कल्चर की बात है ये मकसूद साहब से ही क्यों आपसे बात है? मैंने भी होगी ये आपकी तरफ ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा एज का कोई नहीं, इन्होंने 1965 में मैट्रिक किया था। उस वक्त भी मेरा ख्याल है इस तरह पास तो नहीं कर दिया गया जिस तरह कोरोना में। ये तब्दीली तो आनी है। अब बंदर जो है वो नाच रहे हैं आपकी स्क्रीनों पे जी, तो गलियों में देखने की क्या जरूरत है? एक एप्लीकेशन बन चुकी है उसके लिए। और जो वो कर रहे हैं वो आपके सामने है।
ये एक उनको समझ नहीं आ रही है असल में। एक ट्रेजेडी, कोई एक चीज़ मिल जाती, मैं एक कबूतर को आपने कैद किया हो ना बहुत अरसा डरबे में जी, तो उसको आज़ाद करें आप, तो उसके सामने जो खुली फ़ज़ा होती है उसको समझ ही नहीं आती उसने उड़ना, कभी वो छज्जे च बच जाएगा, कभी कामले च बचेगा, फिर वो थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में आता है कि नहीं ऊपर चक्कर लगाना है और मेरा घर कौन सा है, कैसे वापस आना है। तो ये कुछ अखलाकियात हमारी तय होनी है, अभी हम उस प्रोसेस में हैं। जो ईद का लुत्फ हमारे बचपन में हम लोग एंजॉय कर चुके हैं कि थोड़े से पैसे जेब में और सारी रात इस खुशी से नींद ना आना कि सुबह हम ईद के नए कपड़े पहनेंगे, बल्कि वहाँ कि मैं तो वो कपड़े इस्त्री करके हैंग करके लटका देते थे, मैं तो रात को उठ के भी देखता था। अच्छा नहीं, जो नया जूता लेते थे, जूते का डिब्बा अपने वो देखिए ना, मतलब सराहने रखने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन नया जूता है वो सराहने रख के सोते थे। और कितनी दफा मैं याद है कि डिब्बा उठा के वो ढक्कन उठा के देखते थे जूता अंदर है। अच्छा वही सर, ये खूबसूरत होती थी ये जो अभी बात कर रहे हैं पुराने कल्चर, पुराने तहजीब की, हमें याद है कि बचपन में ईद पर गेम्स का भी एक ट्रेंड था, यानी गली में खेलना, कजन्स के साथ खेलना, ये एक बड़ा अच्छा मतलब था कि क्रिकेट खेलना या वो टिप्पू गोल घर होता था वो खेलना या इस तरह की ना। वो तो अच्छा, वो भी अब कल्चर खत्म हो गया। आपका बचपन यकीनन आपने ये सारी गेम्स खेली होंगी, लेकिन अब आपके बच्चे वो मोबाइल पे ही बस वो या वो पबजी खेलो, वो क्यों खेले? मुझे आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को। दुनिया स्टैग्नेशन में नहीं रहती है। ये जब से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये ग्लोब घूम के ना हज़ारों मील का सफ़र तय कर चुका है और ये तब्दील हो चुकी हुई है चीज़। यानी ये हम अड़े रहे कि भाई वो अब ठिप्पू गरम क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन वो होना क्या खेल रहे आप? अच्छा उसको अच्छा वो आप अपनी रिवायत से जुड़े रहना चाहिए। आपकी ओपिनियन बड़ी मोहतरम है, लेकिन आप बात भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स हमें ट्रांजिशन की तरफ जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ग्लोब के अंदर ना, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रेस इस बात पे दे रहे हैं कि हमें स्टेगनेंट नहीं होना। आपकी बात ठीक है, बस अहमियत इस बात की है कि हमें अपनी जनरेशन को बताना भी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा थोड़ा हमारे पास हमारा ये कल्चर जो है ना, ये आपके घर से बताना क्या चाहिए। मतलब मैं उनसे किसी वैल्यू की बात करता हूँ, ये जो वैल्यूज होती है ना, ये बताने से नहीं आती, तो ये करके दिखाने से। तो फिर इसका मतलब है फिर हमारी प्रैक्टिस की कमी है, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, करना चाहिए। आप बच्चों के पास बैठे, अगर हम अपने कल्चर की खुद नहीं हिफाजत करेंगे, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। ये जिंदगी की फिल्म ऐसी है, लेकिन कुछ ये रिवाइंड नहीं हो रिवाइव कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और करना भी चाहिए। ये वो असल रंग थे जिंदगी के कि उन्हें हम अपने बच्चों को बिल्कुल डेफिनेटली बताते हैं कि हमारे जमाने में वो घोड़े ईद पे जनाब झूला करते थे, वो मैरी को राउंड्स लगे थे, ठीक है। अब उसकी जदीद शक्लें आ गई हैं, अब दुनिया के डिज्नीलैंड्स आ गए हैं या वो फैसलाबाद में देखें, चीजें तो वही हैं, उनमें टेक्नोलॉजी डिफरेंस आ गया है, जो कल्चर की ब्यूटी है। लेकिन एक बात है कि फिजिकली हमारे बच्चों की वो एक्टिविटीज नहीं रही, इस तरह हम लोग भागते थे। थोड़ा सा हम जो है ना रीमेमोराइज करते हैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को। एक कोई ऐसी डिश का नाम बताएंगे जो कि आपको लगता है कि आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा। एक डिश का नाम, मैं एक साइड पे आऊँगा और एक से खालिक साहब से शुरू करता हूँ। सर कोई एक ऐसी बचपन की आपकी डिश जो कि आप नाम बताना है कि बच्चे आपको या देख के, ये प्रोग्राम वाले देख के आपसे पूछेंगे ये आपने क्या बोला था, ये क्या डिश है? चाराने में ना हम आलू चने जिसे बोलते हैं ना, आलू चना चाट, कुछ लासाल स्कूल में पढ़ता था, चाराने की बेहतरीन प्लेट आई थी। अब ये कोई ऐसी डिश नहीं है खालिद साहब, थोड़ा सा सोचिए। चार आने की क्यों नहीं है, तो वो तो नहीं होगी ना। तो अब 40 रुपए अब आलू चने को भी रिप्लेस कर देना, लेकिन हम कह रहे हैं कि पुरानी रवायात साथ लेके चले, पुरानी रवायात। हाँ जी, हम कह रहे हैं कि पुरानी रवायात साथ लेके चले। नान टिक्की के जो चने थे ना, वो नान टिक्की में चेंज हो गए। वो चीज़ है नहीं, वो खत्म होगी ना। अच्छा अगर हम एक की बात सुन लेंगे तो जरा सुनने वाले भी समझ पाएंगे। खालिक साहब से पहले हम शुरू कर रहे हैं जी, आप अपने बचपन के डिशेस के नाम बता रहे हैं और मैं ये चैलेंज भी कर रहा हूँ जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपने बिल्कुल कैटेगोरिकली बताना है कि कौन कौन मुझे बिल्कुल सही बता सकता है कि जिसको समझ आई कि ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, और अगर उन डिशेस की कोई पिक्चर या आप कर सकते हैं तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। वो गट्टा
बनाते थे वो मोर बना के गट्टे का आ गया। अच्छा जी, आपने एक चीज बताई जी, गट्टा। इफ समवन नोज अबाउट गट्टा तो जरूर इस कमेंट सेक्शन में आपको बताना है जी कि व्हाट इज गट्टा। और गट्टा अगर किसी ने अपनी जिंदगी में देखा है, खाया है, क्या है उसका एक्सपीरियंस गट्टे के बारे में, तो जरूर हमारे साथ शेयर करेगा जी। मैं लच्छा मेरा ख्याल अभी भी मिलता है, अच्छा, लेकिन एक चीज होती है लच्छा। ओके जी, लच्छे के बारे में अगर किसी को पता है जी तो हमें जरूर अपनी लच्छेदार तरीके से जो आपने कमेंट करना है यहाँ पे नीचे, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितनी लच्छेदार किस्म की बातें करते हैं। तुम भी बताओ। मैं खुद भी बताऊंगा। पहले बिलाल साहब। मेरे ज़हन में ना वैसे वो गट्टा ही था जो इन्होंने बताया कि वो एक बांस के या एक वो उसको बोलते, वो खाने की चीज़ तो नहीं थी, लेकिन वो एक आते थे कि वो ऐसे मतलब लेके चलते थे तो टक 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 की आवाज़ आती थी। गड्ढा वो खाने की चीज़ है लेकिन गड्ढा, लेकिन आपको कभी नहीं देखा। आपको शायद वो याद है, वो अंडा होता था, एक वो अंडा आइसक्रीम की तरह वो ऊपर से निकाल देते थे, टिक्का लगा के देता होता था, वो भी बहुत मजे का होता था। अच्छा जी, यार बर्फ वाला गोला जो, लेकिन वो अभी भी जरा उसमें जिद्दत आ गई, लेकिन वो जिस तरह आके रंगीन बोतलें पड़ी होती थी और वो तीले पे लगा के जैसे ऐसा करता। अच्छा, उस वक्त बच्चे ये खा के बीमार भी नहीं होते थे, और अब तो बच्चे हल्का सा बाहर जाए तो कहते जी बस ये भी डर पड़ गए ना, हमें तो डर ही कोई नहीं। उसमें थोड़ी इनोवेशन आ गई, इसलिए वो जिंदा है अभी तक। ये जैसे वो बात कर रहे थे कि पहले वो उल्टे रंधे के ऊपर जो है वो उसको बनाते थे, फिर अब वो उसके लिए मशीन आ गई। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पार्ट पे कोई ऐसी डिश नहीं है जो मैंने अपनी बच्चों को नहीं टीच की। हमने जो बचपन में किया, अपने बचपन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मेरे ख्याल मेरी मेमोरी में कोई ऐसी चीज नहीं है। जस्ट नेम इट, आप किसी एक चीज का नाम ले दें और कमेंट सेक्शन में गचक में भी गचक। ओके, गचक इज समथिंग, इफ यू गाइस नोज अबाउट गचक व्हाट इज गचक, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा गचक किसको बोलते हैं। और एक जो है वो मेरी बारी घुघू घोड़े, गुगू घोड़े वाली आती था। गुगू घोड़े के बारे में जिसको पंजाबी में कुगू घोड़े कहने हैं, वो गुगू घोड़े मेरा ख्याल है वो जो रामेश्वर होता है उसके ही बनाया जाता है, बोलने का भी मजा नहीं आता। तो कुगू घोड़े अगर कोई जुबान नु बल जिहा पै जांदा कुगू घोड़े कहने तो ये अगर कोई जानता है जी तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। और प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम की तरह, ये बड़ा इतना खूबसूरत, मुझे आज वाकई यकीन करें कि ये बड़ी यादगार ईद का दिन है, तो ईद का दिन वैसे ही बहुत जल्दी गुजर जाता है। समझ रहा था कि ये कोई कसा कसाया प्रोग्राम होगा इसमें, हाँ जी ये वो करेंगे, लेकिन वाकई आज ईद के ये लम्हे जो गुजरे हैं ये बहुत मजे के गुजरे। लेकिन मकसूद साहब आपको ऐसे हम जाने नहीं देंगे, कुछ आपको सुनाना पड़ेगा। यार मैं अभी सुनाना कुछ और था मैंने, लेकिन एक नज़्म मैं सुनाऊंगा जरूर। और ये जब हम बचपन में 103 पे थे तो वो वहाँ पे एक दफ़ा रिकॉर्ड भी की थी ये नज़्म, और मुझे याद आ गई तो मौजूद भी है। किसी पुराने ज़माने को आवाज़ देती हुई ये नज़्म जिसके बारे में गुफ्तगू हुई। ब्लैक एंड वाइट ज़माना था, चार्ली चैपलिन गूंगी फिल्म के फीते पर भी बोलता था। क्या बात। कम ऊंची दीवारों वाले छोटे घर थे और शहतूत पे बैठी चिड़िया गाना गाया करती। बहुत। एक ग्रामोफोन पड़ा था बैठक में, जिसके चाक पे घूमती सुई नगमों की तस्वीरें ऐसे खींचती थी, सुनने वाले मुगले आजम ख्वाब में जाकर देखते थे। बहुत ऐसा होता देखा है। एक दूजे से जुड़ी हुई आबादी थी, दीवारों के कान थे, दरवाजों की आंखें थीं। एक जरा सी आहट पर टाट के पर्दे पर लहराता साया गुम हो जाता था। एक जरा सी आहट पर टाट के पर्दे पर लहराता साया गुम हो जाता था, और गली के मोड़ पे आकर मुड़ने वाला बुरके में लिपटी लड़की के दिल पर दस्तक देता था। क्या बात है। और गली के मोड़ पे आकर मुड़ने वाला बुरके में लिपटी लड़की के दिल पर दस्तक देता था। देखे भाले रस्तों में भी कुछ अनजाने रास्ते थे। वाह। कितने ही गुमनाम खतों के खाली सफ़ों पर साहर की खामोश मोहब्बत के चर्चे थे। साहर की खामोश। देखे भाले रस्तों में भी कुछ अनजाने रास्ते थे, कितने ही गुमनाम खतों के खाली सफ़ों पर
साहर की खामोश मोहब्बत के चर्चे थे। वाह और इधर मैं खाने में जालिब के पैमाने में नाराए मस्ताना था। वाह। और इधर मैं खाने में जालिब के पैमाने में नाराए मस्ताना था और रिंदों के दामन पर सुर्ख शराब के छींटे थे। वाह वाह। गलियों और बाजारों में खलकत की आवाज़ें थीं, डरी डरी सरकारें थीं, जिंदा की दीवारों पर फैज़ के धीमे लहजे में माजरा परवर नज़में थीं। आए हाय हाय हाय। हम जिनके दीवाने थे, वाह दुनिया तेरे सफ़ों पर मंटो के अफसाने थे। हाय हाय। क्या रंगीन ज़माने। वाह 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 वाह, क्या रंगीन ज़माने। क्या तो हाँ भाई, बहुत आपने अच्छा। सारों से सवाल किया और मुझसे भी आपने सवाल किया। तो अब मैं आपसे एक पर्सनल सा सवाल, हाँ जी, अगर आप सच्चा जवाब दे जरूर, देंगे, ये बताएं कि आप अपनी वाइफ को ईदी कितनी देते हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ जवाब सबसे दे दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ये नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं था, तो ये क्यों नहीं है इसमें ताकीद किस बात है, ये चले आप इसकी वजह भी कोरोना ही है। करो। लेकिन ये जो यही तो आपकी लेकिन ये जो अगली ईद आ रही है ना, इससे पहले बकरा ये ईद पे मसला हल हो जाना कुर्बानी की चाहिए। इससे पहले कुर्बान हो जाएंगे। हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं, बस कसाई का इंतजार है। नहीं तो इससे आपने अभी तक ईद नहीं दी बस उनको? जलाद के उनको आने का ईद नहीं इंतजार दी है। अभी तक? नहीं, उनको हम ईद देंगे जी, हम उनको ईद में हम खुद दे देंगे, अपना आप दे देंगे, और क्या देंगे जनाब। अल्लाह अकबर, बहुत बहुत कैसी शुक्रिया जी। ये पहली ये बात पहली ऐसी ये इससे होती है, पहले बाद की में बात नहीं नहीं है। बाद में जब उन्होंने डिमांड करनी है ना, फिर उन्होंने कहना नहीं अभी फला जगह से पेमेंट नहीं है। नहीं बिलाल, ये ईद से पहले की बातें हैं। हाँ जी, ऐसे देख ले, तजर्बाकार लोग बता रहे हैं आप। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त लगा आप मकसूद साहब से मिलके, हमें ऐसे अच्छा लगता है। डॉक्टर साहिबा से, सफ़िया साहिबा से और वहीद खालिक साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्राइट स्टार टेलीविज़न की इस नशियात में हमें ज्वाइन करने के लिए, और ख़ास तौर पे देखने वालों का, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, प्रोग्राम के आखिर पर आपने रमज़ान के महीने में बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन की, उसके लिए तो काफ़ी सारे लोग उसकी पसंदीदा का इजहार भी कर रहे हैं और आपको पसंद भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, नेक्स्ट किस तरह के प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, और ईद पे अब बाकी क्या मसरूफियात हैं कुछ रूटीन से हट के? अब्दुल वहाब भाई, ईद पे जो चैनल के हवाले से तो हम इंशाल्लाह इसी तरह, जिस तरह आज हमने खूबसूरत स्टार्स को बुलाया, इस तरह कुछ यंगस्टर्स के लिए हम, जो आजकल अब ये टिकटॉक के लिए आपको पता है एक ट्रेंड है, तो इस तरह जो हमारे यंगस्टर टिकटॉक पे जो है फेमस हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरह कुछ जिस तरह ये मकसूद साहब हैं और अपना सफ़िया हयात साहिब हैं, तो इसके साथ हमने कुछ मज़ाहिया शुआरा जो हैं उनको भी जो है प्रोग्राम में बुलाया, क्योंकि ईद के मौका के ऊपर जो है वो जी डेफिनेटली ये सब इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, वो हमारी ईद की ट्रांसमिशन का हिस्सा है, और आप देखते रहिएगा हमारे चैनल पे। आप लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईद जो है वो इसी तरह से ब्राइट रहेगी, मुस्कुराती रहेगी, चमकती रहेगी। और आखिरी बात सिर्फ ये है, इस ईद के हवाले से कोई नसीहत नहीं करूँगा मैं, आपसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना वो चलती रहेगी, किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी वैल्यू किसी भी सूरत में, किसी इंसान के आने या जाने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। आप वही हैं, अपनी वैल्यू को समझिए, ज़िंदगी को समझिए, और ज़िंदगी काटने की नहीं, ज़िंदगी गुजारने की नहीं, ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। ये पैगाम है ईद का ब्राइट स्टार टेलीविज़न की जानिब से। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।